हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी? अकाउंटिंग इक्वेशन पे बात की थी, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है ये हमने समझा था। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हम बात करें, अकाउंट्स की ही हम बात करें तो अकाउंट्स इज व्हाट भैया? हिसाब किताब रखना। हिसाब किताब किसका हम रखने वाले हैं? बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का, कि भैया बिजनेस में जो लेन देन है वो किससे हो रहा है। तो बिजनेस के लेन देन के लिए बेसिक इक्वेशन थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, जिससे हमने स्टार्ट किया था कि भैया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या है? बिजनेस में जो भी पैसा लगा हुआ है उसका हिसाब किताब रखना, और वो पैसा कहां से आया है उसका हिसाब किताब रखना। मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, और वो पैसा सोर्सेज ऑफ फंड्स। भैया पैसा जो है वो कहां से आया है और पैसा कहां लगा है, यही अकाउंट्स है। हिसाब किताब क्या रखना है कि भैया पैसा किसने दिया है, बिजनेस में किसने लगाया है, और वो पैसा लगा कहां है। ठीक है। अब वो लगा कहां है उसका मतलब ये हो सकता है कि इन्वेंट्री में हो, है ना, फिक्स्ड असेट में हो, डेटर्स में हो, कैश या बैंक में हो, या कोई भी और एप्लीकेशन हो सकती है। सोर्सेज मतलब पैसा कहां से आया, लाइक ओनर खुद लगाएगा तो उसे हमने बोला कैपिटल, है ना। ओनर के अलावा उधार भी लेके आ सकता है, माल उधार लेके आया तो सामने वाला हो गया क्रेडिटर, और अगर हमने पैसा उधार लिया है तो वो हो गया हमारे लिए लोन, है ना। तो इसी इक्वेशन को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन नाम दिया। और इक्वेशन क्या थी? एप्लीकेशन को हमने क्या बोला? असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस, मतलब बिजनेस में जितना भी पैसा लगा हुआ है वो जहां भी लगा हुआ है उन्हें हमने असेट बोला। और अगर ओनर ने पैसा लगाया है तो वो क्या हो जाएगी? कैपिटल। और अगर आप बाहर वाले किसी पर्सन से, मतलब बिजनेस के ओनर के अलावा किसी और पर्सन से पैसा लेके आए हो तो वो हो जाएगी लाइबिलिटी, है ना। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट की बात की थी उस दिन। कॉन्सेप्ट क्या था? एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब भी आप किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे, जब भी आप किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे तब आप ये मान के चलना है आपको कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन है। मतलब ओनर बिजनेस से अलग है, और ओनर जितना भी पैसा बिजनेस में लगा रहा है, ओनर जितना भी पैसा बिजनेस में लगा रहा है वो एक तरह की क्या है बेटा? लाइबिलिटी है। किसके ऊपर? बिजनेस के ऊपर, ओनर के। तभी तो ये कैपिटल अकाउंट बना। अदरवाइज आप अगर इमेजिन करो, एक सोल प्रोप्राइटरशिप पर्सन है। सोल प्रोप्राइटर मतलब जिसमें वो अकेला खुद ही मालिक है और कोई उसके अलावा मालिक नहीं बिजनेस का। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है? ओनर है तो बिजनेस है, ओनर नहीं है तो बिजनेस। समझ में आ रहा है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में अगर हम बात करें तो ओनर है तो बिजनेस है, ओनर नहीं है तो बिजनेस नहीं है। तो फिर कैपिटल अकाउंट का क्या तात्पर्य है? अगर सोल प्रोप्राइटर में देखें तो जो है वो ओनर का ही तो है। मतलब लाइक बिजनेस में असेट है 10 करोड़ के और लाइबिलिटी खड़ी हुई 2 करोड़ की, तो बचा हुआ 8 करोड़ कैपिटल है। बट ये 8 करोड़ तो आज की वैल्यू है, समझना। एक और चीज समझना, ओनर ने लगाए थे 15 करोड़, आज हो गए 8 करोड़। आज कितने हो गए? मतलब कि कैपिटल कम हो गई कितने से? 7 करोड़ से। ये तो मुझे तब पता चला कि मुझे पता है कि इतना पैसा लगा था, 15 करोड़ लगा था, लेकिन मैंने कैपिटल का हिसाब ही नहीं रखा। तो क्या मैं ये हिसाब लगा पाऊंगा कि मुझे लॉस हुआ है, मेरी कैपिटल कम हो रही? नहीं लगा पाऊंगा ना, इसलिए भी अकाउंट जरूरी है। अदरवाइज सोल प्रोप्राइटर में ओनर है तो बिजनेस है, अदर और कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर कैपिटल पता लगानी है तो सिंपली ऐसे कर लो ना कि असेट 10 करोड़ के, 2 करोड़ की लाइबिलिटी, मतलब 8 करोड़ की कैपिटल। बट अब यहां पे ये पता नहीं चलेगा अगर आपने कैपिटल मेंटेन नहीं किया कि 15 करोड़ थी और 8 हो गई है। ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, इसलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। और एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि ओनर एंड बिजनेस दोनों अलग है, इसलिए ओनर जो पैसा लगा रहा है उसका भी हिसाब रखो। और वो भी एक तरह की लाइबिलिटी है, बट ये एक तरह की इंटरनल लाइबिलिटी है।
बिजनेस को चुकानी नहीं है एक तरह से, लेकिन हिसाब तो रखो, है ना। अगर कैपिटल मतलब पैसा रहा ही नहीं बिजनेस के पास लाइबिलिटी पे ऑफ करने के बाद, तो कैपिटल में कुछ भी ओनर को कोई भी पेमेंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन देखी, इस इक्वेशन को हम किसी क्वेश्चन में पुट करके देख लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हम उसको कर पाए, है ना। एक क्वेश्चन है जिसे हमको अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसकी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में वही दो साइड्स होगी, असेट और कैपिटल और लाइबिलिटी, है ना। तो असेट, कैपिटल और लाइबिलिटीज, है ना। तो ट्रांजेक्शन क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹60,000, है ना। तो ओनर ने कमेंस किया बिजनेस, मतलब वो कैपिटल में 60,000 रुपए लेके आया, और असेट में कैश एक हेड बना जिसमें हमने 60,000 रुपए ऐड कर दिया, ठीक है। फिर पेड रेंट इन एडवांस। अब ध्यान देना, अकाउंटिंग जो है ना वो एक्रूअल बेसिस पे होती है, मतलब एक्रूअल का मतलब क्या है कि ट्रांजेक्शन्स के होने पे उन्हें रिकॉर्ड कर लेना है, ना कि जब कैश का लेन देन होगा तब। एग्जांपल के लिए मैंने उधार माल बेचा, उधार माल बेचा, कैश का लेन देन नहीं हुआ, माल गया है मतलब ट्रांजेक्शन हो गया, मुझे उससे पैसा लेना बाकी हो गया है, मतलब ट्रांजेक्शन हो गया है, अमाउंट ड्यू हो गया है, तो उसे रिकॉर्ड कर लो। ऐसे ही मैंने किसी को पैसा एडवांस दे दिया, ट्रांजेक्शन तो देखो पेमेंट हो रहा है तब तो रिकॉर्ड तो हो गई, बट इसे खर्चा बुक नहीं करना। खर्चा मतलब कि खर्चा मतलब कि जो मुझे रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी में हेल्प करता है वो खर्चा है बिजनेस का। लाइक मेरे को रेंट दिया, मैंने दुकान, एक किराने की दुकान लगाई और दुकान का रेंट दिया, तो क्या ये रेंट दिए बिना दुकान चल सकती थी? तो ये बिजनेस एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प कर रहा है, तो दैट इज एक्सपेंस। सेम ऐसे ही मैंने सैलरी दी इंप्लॉय की, दैट इज एक्सपेंस। बिजली बिल दिया, एक्सपेंस। वाटर कैन का एक्सपेंस दिया, एक्सपेंस। न्यूज़पेपर बिल दिया, एक्सपेंस। ब्रॉडबैंड बिल पे किया, एक्सपेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एनी अदर थिंग ऑफिस में, एक्सपेंस। लेकिन हाँ, ओनर ने खुद के घर पे घर का रेंट पे किया, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक बिजनेस से पे नहीं हो। लेकिन हाँ, बिजनेस ने भी अगर पे किया तो भी उसे खर्चा नहीं मानना, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस निकालते टाइम ये जो ओनर का पर्सनल रेंट बिजनेस ने पे किया ना, ये खर्चा नहीं है, जस्ट ये कैपिटल को कम करेगा, क्योंकि ओनर ने एक तरह से बिजनेस में से कैपिटल में से विड्रॉल किया है, उसने पैसा लगाया 60। तो ये जो रेंट है, जो पर्सनल रेंट पे किया है, ये उसकी कैपिटल में से कम होगा, ना कि बिजनेस का खर्चा माना जाएगा, है ना। लेकिन बिजनेस का रेंट पे किया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेंट तो पे कर दिया बट एडवांस दे दिया। कहने का मतलब ये हमने उस चीज को यूज नहीं किया, जिसका भी रेंट इसने दिया है, मशीनरी, बिल्डिंग, जिसका भी, बट उसको यूज नहीं किया, बट एडवांस भी रेंट पे कर दिया। लाइक अगले महीने यूज करूंगा, पे आज कर दिया, तो ये खर्चा अगले महीने का है, मतलब जिस पीरियड का उसी पीरियड में खर्चा बुक होगा। लेकिन हाँ, एडवांस तो दे दिया ना, हिसाब तो रखना पड़ेगा कि मैंने इसको एडवांस दे रखा है। तो हिसाब रखने के लिए क्या करेंगे, रेंट पेड इन एडवांस एक असेट बन चुका है, अभी खर्चा नहीं। असेट मतलब जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा रेवेन्यू जनरेट करने में, वो असेट बन जाता है। जो आज हमें रेवेन्यू जनरेट करा रहा है वो खर्चा हो जाता है, और जो फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट कराएगा, लॉन्गर टर्म में लगातार रेवेन्यू जनरेट करा रहा। लाइक मैंने फर्नीचर लगाया, फर्नीचर तो आज भी यूज आ रहा है और कल भी यूज आएगा, तो ये आज की आज में खर्चा नहीं हुआ पूरा। लाइक मैंने 1 लाख का फर्नीचर बनाया ऑफिस में, तो ये फर्नीचर मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट तो कर रहा है, आज भी करेगा और फ्यूचर में भी करेगा, तो ये असेट है। अब इसका एक पार्ट में खर्चा मानूंगा, ना कि पूरा 1 लाख खर्चा मानूंगा। लाइक इस साल का मेरे को प्रॉफिट निकालना है, तो मेरा प्रॉफिट निकालने में मेरे को फर्नीचर का कुछ पार्ट खर्चा मानना है। लाइक 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, लेकिन खर्चा 10,000 का ही मानूंगा। मैं मान के चलता हूं कि फर्नीचर की लाइफ 10 साल है, फर्नीचर की लाइफ। तो मैंने क्या किया, खर्चे को बुक कर दिया 10 पार्ट्स में, हर साल 10 साल तक 10,000 रुपए पर ईयर। लेकिन यही मैंने फर्नीचर पे रिपेयर किया, तो वो खर्चा अभी का ही है,
लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं दे रहा, ये खर्चा आज ही बुक हो जाएगा, तो वो डायरेक्टली कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी, अच्छा कैपिटल में से क्यों लेस होगा भैया, ओनर कौन है बिजनेस का, कैपिटल जिसने पैसा लगाया है, तो अगर बिजनेस को कोई लॉस होता है, खर्चा होता है, तो वो भी कैपिटल से लेस होगा, और बिजनेस को कोई मुनाफा होता है, गेन होता है, तो वो भी कैपिटल में ऐड होगा। ठीक है, तो पेड रेंट इन एडवांस अभी खर्चा नहीं हुआ है, एक तरह से इसे मैं बोल सकता हूं प्रीपेड रेंट, क्या बोल सकता हूं, कितना, और यहां पे कैश में से लेस हो जाएगा 500। तो अब हमारी कैश कितना है 59,500 प्रीपेड रेंट है, और कैपिटल हमारी कितनी है बेटा 60,000 है। अब अगला ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट 20,000, हमने गुड्स खरीदा है ना, गुड्स खरीदे टोटल 50,000 के, कितने के, गुड्स एक असेट है जो हमें फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगी ना, गुड्स बेचेंगे, गुड्स क्या होता है, जिसका आप ट्रेडिंग कर, जिसका आप बिजनेस कर रहे हो वो गुड्स है। लाइक एक फर्नीचर डीलर फर्नीचर खरीदता है बेचने के लिए, तो वो फर्नीचर गुड्स है। यही एक किराना व्यापारी अगर फर्नीचर खरीद रहा है उसकी दुकान में लगाने के लिए, तो वो गुड्स नहीं है, वो उसके लिए असेट है लेकिन गुड्स नहीं है, क्योंकि वो उसका बिजनेस नहीं करता है, वो उसे वापरने के लिए, यूज करने के लिए ले रहा है। तो वो जो फर्नीचर है वो आपके लिए फिक्स्ड असेट है, क्या बोलते हैं उसको, गुड्स या इन्वेंट्री, जिसे हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं गुड्स को, वो इन्वेंट्री या गुड्स नहीं है। तो फर्नीचर डीलर के लिए जो फर्नीचर बेचने के लिए खरीदा वो गुड्स है। अच्छा, फर्नीचर डीलर ने भी कुछ फर्नीचर उसकी दुकान में लगाने, शोरूम बनाया, उसमें फर्नीचर लगाया, बेचेगा नहीं, वो तो लगा हुआ है, उसके लिए चेयर, उसकी टेबल या शोकेस जो भी है, वो उसके लिए गुड्स नहीं है, वो उसके लिए भी फिक्स्ड असेट है। तो डिफरेंशिएट होगा, किराना व्यापारी फर्नीचर खरीद रहा है तो फिक्स्ड असेट है, किराना आइटम खरीद रहा है तो गुड्स है। फर्नीचर डीलर फर्नीचर दुकान में लगाने के लिए खरीद रहा है, खुद की दुकान में वापरेगा, यूज करेगा, तो वो फिक्स्ड असेट है। फर्नीचर बेचने के लिए खरीद रहा है तो गुड्स है। ठीक है, तो अच्छा, जैसे कार डीलर कार खरीद रहा है बेचने के लिए, तो वो उसके लिए गुड्स है। अब यहां पे हमें ये देखने की जरूरत है कि उसकी अमाउंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका यूज क्या है उससे फर्क पड़ता है। अब भले वो 10 करोड़ की कार का डीलर हो, मान लो कोई भी XYZ कार की कंपनी है, उसके पास डीलर है, उसका एक कार ही 10 करोड़ की है, बट फिर भी उसको फिक्स्ड असेट नहीं लेना, वो गुड्स है। ठीक है, तो गुड्स, सर किसी कार कंपनी है, वो कार खरीद रहा है डीलर, पर वो बेचने की पर्पस से नहीं, आपके मतलब शोरूम के लिए डेमो, तो वो फिक्स्ड असेट है ना बेटा, यस, वो फिक्स्ड असेट में कहलाएगी, वो बेचने के लिए नहीं है। जो वो डेमो कार है वो भी फिक्स्ड असेट है, कस्टमर को बताने के लिए। हाँ, जो डेमो कार्ड होती है वो फिक्स असेट है। 30,000 रुपए तो कैश में दे दिए, हमेशा देखना अकाउंटिंग इक्वेशन मैच चलेगी। 50,000 का गुड्स आया, और लाइबिलिटी में क्रेडिटर, क्रेडिटर इज व्हाट, क्रेडिटर मतलब कि जो हमें उधार में माल बेच रहा है इस क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हमारे आ गए 20,000। तो अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ये हो जाएगा 29,000 प्लस 500 प्लस 50,000, इधर कितना है 60,000 और 20,000, टोटल ऑफ बोथ द साइड 80,000 है। ठीक है, देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, कॉस्टिंग 20,000। हमने 20,000 का खरीदा हुआ गुड्स कितने में बेच दिया, 30,000 में। तो अब यहां पे हमारे 30,000 रुपए आए, 20,000 रुपए का गुड्स कम हो गया, मुनाफा हो गया ना 10,000 का। और मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट कहां ऐड होगा, कैपिटल में, और लेस भी कहां होगा, लॉस है तो कैपिटल से। 10,000 से कैपिटल बढ़ गई, ओनर तो मालिक तो वही है ना। तो अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कितना हो गया, 59,500 प्लस 500 प्लस 30,000, 70,000 और 20,000।
90,000 है बोथ साइड, है ना। अब अगला पेड सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 100, सेम ऐसे ही। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग खर्चा क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब कि जो देना बाकी है, जैसे अभी हमने प्रीपेड दिया था, रेंट पहले ही दे दिया, वो हमारे लिए असेट था, क्योंकि खर्चा अभी बुक इसलिए नहीं कर सकते कि हमने उस जगह का या उस असेट का यूज अभी तक नहीं किया है जो हमने किराए पे लिया, है ना। ऐसे ही सैलरी मतलब कोई भी खर्चा पे करना बाकी, यूज कर लिया, बेनिफिट्स ले लिए। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ट्रांजैक्शन के होने पे उसे रिकॉर्ड करना। हो गया ना, ड्यू हो गया मतलब देना बाकी हो गया, पक्का आपको देना ही पड़ेगा। खर्चा किस पीरियड का? लॉस कब बुक होगा? इसी पीरियड में। भले देना बाकी है तो लाइबिलिटी खड़ी कर दो। तो यहाँ पे टोटल खर्चा हो गया 600 रुपए का। टोटल खर्चा कितने का हो गया? 600 रुपए का। 600 का खर्चा बुक हो गया, लॉस तो पूरा 600 होगा। 500 रुपए कैश पे होगा, और हमारे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में ही एक और आउटस्टैंडिंग सैलरी करके अकाउंट आ गया हमारा 100 रुपीज। तो हमारी जो इक्वेशन है वो देखते हैं, 59,000 प्लस 500 प्लस 30,000, 69,400 प्लस दोनों साइड का टोटल 69,500 प्लस 20,000, 79, 89,500, और इधर भी 89,500। सही है ना। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारा? पर बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 5,000, 5,000 रुपए की मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए खरीदी। पर्सनल यूज मतलब ओनर उसके पर्सनल यूज में यूज करेगा। अच्छा, ये असेट नहीं है बिजनेस की, मतलब कैश तो पे हुआ बिजनेस से, लेकिन ये बिजनेस की असेट नहीं है, इसलिए असेट साइड में नहीं आएगी मोटरसाइकिल। अगर बिजनेस यूज की होती तो असेट में ऐड हो जाती। ये एक तरह की ड्राइंग है। ड्राइंग मतलब क्या होता है? ड्राइंग मतलब जब पर्सनल यूज के लिए ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो 59,000 माइनस 5,050 प्लस 500 प्लस 64,400 प्लस 20,000 प्लस 100। अब आप दोनों साइड का टोटल अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 84,000, और इधर भी कितना हो जाएगा? आप ध्यान दीजिएगा, आपके एप्लीकेशन अभी हमने बात की थी, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, और ये हो गया हमारे सोर्सेस, ये पैसा कहां से आया है ना। तो एप्लीकेशन और सोर्सेज इक्वल है, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इलस्ट्रेशन 2 हम देख रहे हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश, भैया असेट, इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कहां आएगा बेटा? असेट्स में कैश जो है वो इंक्रीज होगा कितने थाउजेंड से, और कैपिटल लगी 50,000 रुपीज कैपिटल में ऐड हो जाएंगे हमारा, ठीक है। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, क्रेडिट 30,000, सेम वही है। गुड्स खरीदा, गुड्स मीन्स वही इन्वेंटरी जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। गुड्स कितने के खरीदे टोटल? कैश में कितना गया? 20,000, और लाइबिलिटी में क्रेडिटर कितने के ऐड हो जाएंगे? देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 30,000। 30,000 के गुड्स कितने में बेच दिए? 40,000 में सेल कर दिया। तो क्या हुआ बेटा? 40,000 में माल बेच दिया 30,000 का, 10,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहां ऐड होगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो 40,000 रुपए कैश में ऐड हो गए, 30,000 रुपए गुड्स में से लेस कर दिया हमने,
और 10,000 रुपए कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। तो हमारी जो कैश है वो कितना हो जाएगा? कैश हो गया हमारा 70,000, 70,000। गुड्स बचे हमारे 20,000 के। और इधर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल अब हमारी 10,000 बढ़ चुकी है, 60,000 हो गई और 30,000, क्योंकि ओनर ने 10,000 रुपए बिजनेस से कमा लिया तो बिजनेस ने उसका खाते को ऐड कर दिया। दोनों साइड 90,000 है। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या हुआ? रेंट पेड 500। रेंट पेड मतलब खर्चा हो चुका है, कुछ नहीं बोला है तो कोई एडवांस आउटस्टैंडिंग नहीं है, कैश में पे कर दिया। और कैपिटल खर्चा कहां से माइनस हो जाएगा? कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। इस ट्रांजेक्शन के होने पे हमारी जो कैश है वो 59,500 हो गई, गुड्स जो है वो 20,000 के हो गए, हमारे जो कैपिटल है वो 59,500 है, और क्रेडिटर हमारे कितने के हैं? क्रेडिटर हमारे हो गए 30,000 के। नेक्स्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग 100। अब ये क्या बोल रहा है? रेंट देना भी बाकी है 100 रुपए, तो देना बाकी है मतलब खर्चा हो गया है, तो कैपिटल कम हो जाएगी। और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए एक लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, कितने की? तो यहां पे जो हमारे असेट है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आया, वो तो एज इट इज है, बस लाइबिलिटी कैपिटल में से कम हो गया खर्चा और लाइबिलिटी खड़ी हो गई 100 रुपए की। ये हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? बोट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट। बोट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट, उधार में हमने फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर उधार में खरीदा, कहीं नहीं बोला है पर्सनल है कि बिजनेस है, तो हमेशा बिजनेस ही मानना है। जब बिजनेस ट्रांजेक्शंस देख रहे हैं, जब तक क्वेश्चन ना बोले कि पर्सनल है कि बिजनेस है, तब तक उसे बिजनेस का ट्रांजेक्शन ही मानना। मतलब फर्नीचर हमने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा, तो फर्नीचर कितने का खरीदा? कितने का खरीदा? 5,000 रुपए का खरीदा उधार में। असेट में एक असेट और क्रिएट हो जाएगा, वो क्या रहेगा? फर्नीचर। तो असेट में फर्नीचर हमारा हो गया, ये एक फिक्स्ड असेट है जिसे हमें सेपरेट बुक करना है। और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, क्रेडिटर फॉर कितना हो जाएगा? 5,000 दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, तो लाइबिलिटी भी 5,000 से बढ़ गई और असेट भी 5,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो 69,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000, 59,400 प्लस 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000। ठीक है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? बोट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5,000। अब यहां पे क्लियर बोला है फॉर पर्सनल यूज, मतलब ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, लेकिन हाँ पे तो बिजनेस से ही हुआ है, कुछ नहीं बोला है। तो जब बिजनेस के ट्रांजेक्शंस में लिखा है मतलब कि बिजनेस ने पे कर दिया 5,000 का रेफ्रिजरेटर, जो कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा था। वो 5,000 रुपए कहां से लेस होंगे? कैश में से तो होंगे, प्लस असेट क्रिएट नहीं होगा अब रेफ्रिजरेटर का, ये कैपिटल को कम कर देंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अच्छा, मतलब कि ओनर के और बिजनेस के खर्चे भी अलग अलग बुक होंगे। ओनर का खर्चा अगर बिजनेस पे कर रहा है तो कैपिटल में से लेस होगा, वो ना तो असेट बनेगा ना खर्चा होगा। इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। क्या बोलेंगे इसे? ये क्या है? ड्रॉइंग्स। ये खर्चा नहीं है, ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। ड्रॉइंग मतलब जो भी पर्सनल खर्चे बिजनेस कर देता है, बिजनेस मतलब ओनर के जो पर्सनल खर्चे बिजनेस पे कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग फॉर द बिजनेस, और वो कैपिटल में से कम हो जाते हैं। तो 64,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000, 54,400 प्लस 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000। ओके, नेक्स्ट, परचेस्ड बिल्डिंग फॉर कैश 20,000। कुछ नहीं बोला है तो बिल्डिंग बिजनेस यूज में आ रही है, तो बिल्डिंग हमारे लिए असेट है। तो यहां पे मैं एक ऐड कर देता हूं, बिल्डिंग कैश में खरीदा है, तो इसका इंपैक्ट लाइबिलिटी पे आएगा कि असेट पे आएगा? किस पे आएगा? किधर आएगा? 20,000 से कैश कम हो जाएगा और
बिल्डिंग असेट में ऐड हो जाएगा, लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है ना। तो हो सकता है किसी ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट बस लाइबिलिटी पे, असेट पे ही आया, लाइबिलिटी साइड नहीं आया, और किसी का लाइबिलिटी साइड ही आया, असेट साइड नहीं। लाइबिलिटी साइड मतलब कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों। तो भैया 44,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, और इधर 54,400 प्लस 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000। अब अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन को देखो तो दोनों साइड टोटल मैच हो जानी चाहिए। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये भी पढ़ लो। यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन ऑन हिज असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, ऑल्सो शो हिज बैलेंस शीट। तो शो हिज बैलेंस शीट कैसे शो होती है? बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होता है जिसमें एक साइड असेट होती है और एक साइड लायबिलिटी होती है। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट मैच हो रही है कि नहीं। बैलेंस शीट मतलब इसी इक्वेशन को एक अकाउंट फॉर्म में लिख देना। तो ये साइड हमारी असेट हो जाती है इसमें, और ये हो जाएगी लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस वही कैपिटल और लायबिलिटी दोनों इधर आएगी। तो लायबिलिटी में क्या क्या है हमारा? एक तो कैपिटल है, कितने की है बेटा कैपिटल? 54,400। क्रेडिटर है हमारे कितने के? आउटस्टैंडिंग रेंट है कितना? 100। और क्रेडिटर फॉर फर्नीचर है कितने के? फर्नीचर की थे ना। असेट में क्या क्या है? कैश 44,500, फिर स्टॉक कितना? फिर 5,000 क्या था ये? फर्नीचर, और बिल्डिंग में 20,000 हमारे बिल्डिंग के हो गए। इसका टोटल करिए। टोटल ऑफ बोथ द साइड्स 84,400, 84,500 और 89,500। इधर का टोटल करिए। हो गया बिल्कुल 89,500। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। एक तरफ असेट और एक तरफ लायबिलिटी और कैपिटल हो जाएगी, दोनों का अमाउंट लिख दो, अकाउंट वाइज अमाउंट लिख दो, आपकी बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए। तो ये हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? असेट और लायबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस करना, मतलब मैच करना, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा बेस है आगे की चैप्टर्स के लिए कि भैया आपको ये पता होना चाहिए कि किस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट किस पे आ रहा है। लाइक कैश सेल किया तो कैश बढ़ा, गुड्स कम हो गया, और कैपिटल में प्रॉफिट और लॉस ऐड हो गया। ऐसे ही माल खरीदा, कैश में खरीदा तो कैश कम हो गया, गुड्स बढ़ गया। उधार में खरीदा तो गुड्स बढ़ गया और क्रेडिटर भी बढ़ गया। तो इंपैक्ट किन अकाउंट्स पे आ रहा है ये समझना जरूरी, तभी तो आप आगे जर्नल एंट्री कर पाओगे, है ना। तो कुछ ट्रांजेक्शन हम देखते हैं जिनका इंपैक्ट कैसे आता है, वो हम उस टेबल, ये कुछ ट्रांजेक्शन है जिनका इंपैक्ट किस पे आएगा ये देखना है। तो यहां पे आप देखिए कैपिटल ब्रोट इन कैश और काइंड, कैपिटल आई कैश या काइंड में, क्या इंपैक्ट आएगा? जो भी असेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। लाइक कैपिटल कैश में भी आ सकती है और काइंड में भी आ सकती है। कैश आया तो कैश बढ़ जाएगा, काइंड आया तो लाइक ओनर बिजनेस में कोई असेट ही लेके आ गया, फर्नीचर, मोटरसाइकिल, कार, जो भी है वो बिजनेस यूज में लेके आ गया, तो वो जो भी असेट है उस असेट साइड में वो ऐड हो जाएगा, और साथ के साथ कहां ऐड हो जाएगा? कैपिटल में। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? लोन्स टेकन, लोन लिया, कैश आया होगा, और लाइबिलिटी साइड में लेंडर का एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा लोन्स में, और लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। इक्वेशन मैच हो जाएगी। फिक्स्ड असेट परचेस किए फॉर कैश या गुड्स परचेस किया फॉर कैश, तो जो भी असेट है वो ऐड हो जाएगा असेट साइड में, गुड्स या फिक्स्ड असेट जो भी है, और कैश में से लेस हो जाएगा। कैश में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, है ना। डिक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन असेट, इसका इंपैक्ट ओनली असेट साइड पे आएगा, लाइबिलिटी कैपिटल पे नहीं आएगा। सेम ऐसे ही परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट और गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर आपने कोई गुड्स या फिक्स्ड असेट क्रेडिट पे खरीदा है, उधार में खरीदा है, तो वही असेट इंक्रीज होगा प्लस लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी क्रेडिटर,
नॉर्मल क्रेडिटर गुड्स के लिए और अदर फिक्स्ड असेट के लिए तो क्रेडिटर फॉर दैट असेट, या उसका नाम लिख दो लाइबिलिटी में। सोल्ड गुड्स फॉर रियल लाइफ, अब जब हम एक्चुअल अकाउंटिंग करेंगे तब तो नाम से ही लिखा जाएगा, जैसे XYZ एंड कंपनी से खरीदा तो लाइबिलिटी में XYZ एंड कंपनी का अकाउंट ओपन हो जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट प्रॉफिट, कैश में गुड्स बेचा मुनाफे पे, जैसे 30,000 का गुड्स 40,000 में बेच दिया तो गुड्स असेट में से कम होंगे 30,000, कैश असेट में ही इंक्रीज होगा 40,000, और कैपिटल में 10,000 ऐड हो जाएंगे। जो प्रॉफिट है वो कहां ऐड हो जाएगा? कैपिटल में। तो इंक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन गुड्स, और कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट प्रॉफिट, उधार में माल बेचा बट मुनाफे में बेचा, जैसे 30,000 की कॉस्टिंग का गुड्स 40,000 रुपए में बेच दिया लेकिन पैसा नहीं आया, लेना बाकी है। लेना बाकी मतलब सामने वाला हमारा डेटर है। क्या है? डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम उधार माल बेचते हैं। 30,000 का गुड्स 40,000 में बेच दिया, 10,000 का मुनाफा तो हो गया, आना बाकी है लेकिन मुनाफा हो गया। क्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग करेंगे तो रिकॉर्ड करना है। तो इंक्रीज डेटर्स इन असेट एंड डिक्रीज गुड्स इन असेट, कैश तो आया ही नहीं, गुड्स लेस हो जाएगा, डेटर ऐड हो जाएंगे असेट में, और प्रॉफिट जो हुआ उस पे वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया। अब जब आपने माल बेचा था, मान लो वो 40,000 वाला माल जो बेचा वो 30,000 का गुड्स था, 40,000 में बेचा, मतलब 10,000 का मुनाफा हो गया, उसमें से 50% माल रिटर्न आ गया, मतलब 40,000 में माल बेचा था, उसमें से 20,000 रुपए का जो बेचा हुआ माल है वो वापस आ गया, जिसकी कॉस्टिंग 15,000 है। जिसकी कॉस्टिंग कितनी है? तो आपने जो मुनाफा बुक किया था 10,000, उसमें से 5,000 का मुनाफे वाला गुड्स आ गया, तो 5,000 का मुनाफा भी तो कम करना पड़ेगा। तो वापस क्या होगा? डेटर कम होंगे 20,000 से, डेटर कम होंगे कितने से? 20,000 से कम हो जाएंगे, डेटर तो पूरे 20,000 से कम होंगे, गुड्स ऐड हो जाएंगे 15,000 से, मतलब नेट असेट 5,000 से कम हो रही है। कैसे? डेटर कम हो रहे 20,000 से असेट में, 5,000 रुपए 15,000 रुपए गुड्स में ऐड हो रहे हैं, मतलब असेट 20,000 से कम हो रही है और 15,000 से बढ़ रही है, मतलब नेट कितने से कम हो रही है? 5,000 से। तो इतना ही प्रॉफिट कैपिटल साइड में कम हो जाएगा। ठीक है। रिटर्न ऑफ गुड्स टू ए सप्लायर, सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर दिया, यहां पे तो कोई मुनाफा नुकसान तो माल खरीदते टाइम थोड़ी हम कोई मुनाफा नुकसान बुक करते हैं, माल खरीदा और वापस रिटर्न कर दिया, तो भैया जो सप्लायर है जो क्रेडिटर में खड़ा होगा वो कम हो जाएगा और उतना ही गुड्स भी कम हो जाएगा। अगर आपने कैश में माल खरीदा था और रिटर्न किया तो रिटर्न करते टाइम भी कैश आएगा, तो कैश ऐड हो जाएगा और गुड्स कम हो जाएगा। ऐसे ही पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर टू हुम कैश डिस्काउंट वाज अलाउड, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल के लिए आपने किसी को माल बेचा था, मैं एक यहां पे इक्वेशन बना रहा हूं, मान लो हमारे ऑलरेडी इक्वेशन में डेटर है 20,000 के, है ना, कैपिटल जो भी है एक्स अमाउंट की, आपने इस डेटर को माल बेचा था एक कंडीशन पे कि अगर तू 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देगा तो तेरे को 5% डिस्काउंट देंगे। कितना डिस्काउंट देंगे? ऐसी कंडीशंस होती है बिजनेस में, प्रॉम्प्ट पेमेंट आया उसके लिए कंडीशन डाल देता है बिजनेस कि यार पेमेंट जल्दी आ जाएगा। तो इस डेटर ने 90 दिन ही पेमेंट कर दिया, हमने इसको 20,000 में माल बेचा था, इसने इसका मुनाफा तो हम बेचते टाइम ही बुक कर चुके हैं, लेकिन आपको इसने 19,000 ही दिए। कितने रुपए दिए? कैश कितना आया? अच्छा 1,000 रुपए आएंगे क्या? तो ये हमारा लॉस है अब, तो कैपिटल में से 1,000 लॉस कम हो जाएगा, खर्चा है ना ये हमारा एक तरह का। तो 19,000 डेटर में से लेस हुए और 1,000 डेटर में से और कम हो गया, क्योंकि अब ये लेना तो बाकी है ही नहीं, तो डेटर जो 20,000 के थे वो तो जीरो हो गए, बट आया तो 19,000 ही, तो 19,000 तो कैश में ऐड कर दिया और 19,000 यहां से लेस कर दिया, और ये 1,000 डेटर में से लेस करके कैपिटल में से लेस कर दिया। तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा? पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर टू हुम कैश डिस्काउंट वाज अलाउड, तो सबसे पहले तो डिक्रीज इन डेटर हो जाएगा पूरा 20,000, कैश में ऐड हो जाएगा जितना आया वो, और जितने का डिस्काउंट दिया वो कैपिटल में से कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो डिक्रीज इन डेटर पूरा 20,000, ठीक है, इंक्रीज इन कैश 19,000, और डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन प्रॉफिट, ये डिस्काउंट अलाउड है। ये क्या है? जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया है
वो हमारे कैपिटल में से कम हो जाएगा। पेमेंट मेड टू सप्लायर हु अलाउड कैश डिस्काउंट, यहां पे उल्टा हुआ। क्या हो रहा है भैया, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है। एग्जांपल के लिए आपने गुड्स खरीदा था पहले 50,000 का मान लो, और वो उधार में खरीदा था, उधार में खरीदा था। हमें भी कोई कंडीशन दे गया कि यार भैया आप अगर 10 दिन में पेमेंट कर दोगे तो आपको 10% डिस्काउंट देंगे। हमने 90 दिन या 8वें दिन या 5वें दिन ही पेमेंट कर, 10 दिन पहले पहले पेमेंट कर दिया, तो हमें 10% डिस्काउंट मिल गया। भैया क्रेडिटर 50,000 से पूरे कम हो जाएंगे। कैश अभी है जो भी अमाउंट है XYZ, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा कैश कितने से कम होगा, 45,000 से। कितने से कम होगा बेटा, 45,000 से ही कम होगा, क्योंकि हमने कैश तो 45,000 ही पे किया है, लेकिन क्रेडिटर पूरे 5,000 कम होगा, तो ये हमारे लिए मुनाफा है। क्या है, तो अब इंपैक्ट क्या आया, देखो मैंने इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट क्या दिया, क्रेडिटर कम कर दिया 50,000 से, लेकिन कैपिटल बढ़ा दी 5,000 से। तो इस साइड में नेट डिक्रीज कितना हुआ, 45,000, और इधर भी कितना डिक्रीज हुआ। इक्वेशन मैच हो जाएगी क्या, तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा, कैश में कम कर दो जितना पे किया, क्रेडिटर पूरा कम कर दो इंक्लूडिंग डिस्काउंट, और कैपिटल में ऐड कर देना जितना मुनाफा हुआ ड्यू टू कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। आ रहा है क्या समझ में, बोलो यार, कोई डाउट है क्या। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस लाइक सैलरी, सैलरी, बिजली बिल, कोई भी खर्चा अगर आपने पे किया है तो वो कैश को कम करेगा और कैपिटल को भी कम कर देगा ड्यू टू एक्सपेंस। सेम ऐसे एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, खर्चा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ड्यू तो हो गया लेकिन पे करना बाकी है। लेकिन हमने क्या बोला, अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। कैपिटल कम कर देंगे और लाइबिलिटी में क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग खर्चे बढ़ा देंगे, ये देना बाकी हो जाएगा। अच्छा, जब एक्चुअल में पे करेंगे तब क्या होगा, जब हम एक्चुअल पे करेंगे तब कैपिटल कम नहीं करनी अब, क्योंकि पहले ही कम हो चुकी है। अब तो जो आउटस्टैंडिंग खड़ा है लाइबिलिटी में उसे कम करेंगे और कैश भी कम कर देंगे साथ के साथ, है ना। रिसीट ऑफ एन इनकम, इनकम आई, लाइक एग्जांपल के लिए इनकम क्या आई, ब्याज आया बैंक से, तो बैंक या कैश में ऐड हो जाएगा असेट में, और कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा, इनकम है ना। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू हो गई लेकिन रिसीव, मतलब इनकम ड्यू हो गई मतलब अक्रूवल बेसिस पे आना तो पक्का हो गया लेकिन आई नहीं है ना। तो यहां पे क्या होगा, इंक्रीज इन, मतलब आना बाकी है ना, मेरे को लेना बाकी है, कैपिटल में तो ऐड कर देंगे, यहां पे इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन यहां पे कैपिटल में ऐड होगा। और असेट में एक एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब जो इनकम हो गई है लेकिन आना बाकी है, जैसे आउटस्टैंडिंग खर्चा हो गया है लेकिन देना बाकी है, ऐसे ही एक्रूड इनकम मतलब आना बाकी है, वो ऐड हो जाएगी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा भी होता है कि यस हमको किसी से पैसा आना था, इनकम आनी थी लेकिन वो पहले ही आ गई, ड्यू नहीं हुई, पहले ही दे गया वो, तो ये हमारे लिए इनकम अभी नहीं हुई है। इनकम तो जब पीरियड की, जिस पीरियड से वो रिलेट करती है उस पीरियड की है। तो यहां पे क्या हुआ, कैश बढ़ गया सबसे पहले तो, और एडवांस आ गया है ना, तो इंक्रीज यहां पे हो जाएगा। अब ये इन्होंने गलत लिख दिया, इनकम ये वाला कॉलम ऊपर आ रहा था, ये जो है ना ये ऊपर का है, ये जो लिखा हुआ है ना इन्होंने ये ऊपर का है बेटा, ध्यान रखना। तो यहां पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि एडवांस आ गई ना, हमारे लिए तो लाइबिलिटी हो गई। अच्छा, ये जब इनकम एक्चुअल में इनकम बुक करनी होगी तब क्या करेंगे, कैश तो आएगा नहीं क्योंकि पहले ही आ चुका है, तो उस टाइम ये जो लाइबिलिटी हमने बुक की इसको कम करना है और कैपिटल में ऐड कर देना। ये जिस पीरियड की इनकम है उस टाइम क्या करेंगे, तो लाइबिलिटी में आपने अभी लाइबिलिटी बढ़ा दी ना एडवांस जो आया उससे, तो उस एडवांस को कम कर देना और कैपिटल में ऐड कर देना। समझ गए। अब मैंने क्या बोला था, जैसे फर्नीचर खरीदा, अब फर्नीचर तो भैया ऐसा असेट है लेकिन करंट बेनिफिट नहीं दे रहा है, करंट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। तो अब जब लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है तो उसका जो खर्चा बुक करेंगे वो डेप्रीसिएशन होता है। क्या बोलते हैं उसे, तो फिक्स्ड असेट पे जो खर्चा हम बुक करते हैं वो डेप्रीसिएशन। जैसे फिक्स्ड असेट मैंने फर्नीचर खरीदा जिसकी लाइफ 10 साल है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 लाख का फर्नीचर है, हर साल 10-10 हजार रुपए उसका खर्चा बुक करूंगा। तो फर्नीचर को इस साल मैंने 10,000 से कम किया और उतना ही अमाउंट कैपिटल से कम कर दूंगा, दोनों साइड मैच हो जाएगी। जितना अमाउंट डेप्रीसिएशन का उतने से फर्नीचर कम होगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या है,
कैश एंड गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, हमने कैश या गुड्स पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाले, तो कैश कम हो जाएगा या गुड्स कम हो जाएंगे असेट में, और कैपिटल भी कम हो जाएगी क्योंकि ड्रॉइंग है, ये क्या है ड्रॉइंग। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो गुड्स कम हो जाएंगे और ये भी लॉस है तो कैपिटल कम हो जाएगी। बेड डेट ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, डेटर था एक जिसको हमने उधार माल बेचा था, वो पैसे नहीं दे रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया, तो जितना बेड डेट हुआ है, मान लो कम दे रहा है, 20,000 लेने थे, दे 15,000 ही दे रहा है, 5,000 का लॉस हो गया, तो डेटर अब देगा ही नहीं, बेड डेट बुक हो गया मतलब अब देगा ही नहीं कभी, तो टोटल 20,000 लेस हुआ डेटर में से, 15,000 आए तो कैश में ऐड होगा, तो नेट असेट 5,000 से कम हो रहा है। कैसे डेटर 20,000 से कम हो रहे हैं और कैश 15,000 से बढ़ रहा है, तो नेट असेट 5,000 से कम हो गया, ये लॉस है, और ये लॉस कहां बुक हो जाएगा, कैपिटल में। ऐसे ही आपने एक लोन लिया था, उसका रीपेमेंट कर रहे हो, कैश कम हो जाएगा और लोन भी कम हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन है जिनका इंपैक्ट किस पे आता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में। अच्छा, अब अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको फाइनल बताना है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ, तो वो कैसे बताओगे। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन था हमारा, यही क्वेश्चन जो अभी हमने किया था ऊपर, इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि आपको फाइनली कितना मुनाफा या नुकसान हुआ बिजनेस में। तो एक अब यहां पे हम ना एक इक्वेशन बना सकते हैं जिससे हम ये बता, क्योंकि यहां पे देखो ऐसे तो दिख रहा है 10,000 का मुनाफा यहां हुआ था, 500 का रेंट पे किया तो 9,500, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस, अगर बीच में कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया है वो तो उसे लेस कर दो, और माइनस ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट और लॉस तो बाद में पता लगेगा ना बाबू। तो अब यहां पे हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है भैया, हमारी क्लोजिंग कैपिटल है 54,400, हमारी क्लोजिंग कैपिटल है 54,400। इसमें मैं ऐड कर लेता हूं जो मैंने ड्राइंग की थी, वो ड्राइंग कितनी थी 5,000, एडिशनल कैपिटल तो 0 है, और ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी थी, ओपनिंग कैपिटल थी हमारी 50,000, ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी है 50,000। तो हमें कितना प्रॉफिट, ये पॉजिटिव फिगर है इसलिए प्रॉफिट, अगर यही नेगेटिव होता, ऐड या लेस करने पे नेगेटिव होता तो ये क्या होता था, लॉस। तो ये एक इक्वेशन बन गई जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। क्या इक्वेशन है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, इसी से आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो इसी फॉर्मूले को अल्टर कर देते हैं, है ना। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल को उधर ही रख दो, ओपनिंग कैपिटल इधर आ जाएगी, प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल भी क्या हो जाएगी प्लस, माइनस ड्रॉइंग्स। अगर प्रॉफिट है तो प्लस, और अगर लॉस है तो दोनों में से एक ही चीज होगी, लॉस है तो माइनस। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी थी 50,000, एडिशनल कैपिटल 0 है, ड्रॉइंग 5,000 है, और प्रॉफिट और है 9,400। कितना है, प्रॉफिट है तो प्लस है और लॉस है तो माइनस है। तो हमें 54,400 की क्या है हमारी क्लोजिंग कैपिटल, यही है 54,400 हमने अभी निकाली थी, ये देखो ये यहां पे समझ में आ रहा है क्या। इसी से आप ड्राइंग भी निकाल सकते हो, एडिशनल कैपिटल भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला सेम है वही,
जो अभी हमने बोला उसी को अल्टर कर लो, आपको जो निकालना है उस हिसाब से निकाल लो। समझ में आ रहा है क्या? फॉर्मूला वही है, प्रॉफिट और लॉस, नेगेटिव आया तो लॉस, प्रॉफिट पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया प्रॉफिट और लॉस का। क्लोजिंग कैपिटल का बना लो, ओपनिंग कैपिटल का बना लो, ड्राइंग निकालनी ड्राइंग निकाल लो, एडिशनल कैपिटल निकाल लो, व्हाटएवर यू रिक्वायर। इस फॉर्मूले को अल्टर करके निकाल सकते हैं। तो दो फॉर्मूले पड़े, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और एक प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला है।